हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इकॉन विथ केटी। अगर आप क्लास 12th जैक बोर्ड के स्टूडेंट हैं और इकोनॉमिक्स में हाई स्कोर करना चाहते हैं तो ये चैनल आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 12th इकोनॉमिक्स के 30 मोस्ट इम्पॉर्टेंट MCQs जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट द session. So this is the first question. The first question is demand for a commodity refers to. ऑप्शन चेक करते हैं। पहला है डिज़ायर फॉर अ कमोडिटी, दूसरा है डिज़ायर बैक्ड बाय एबिलिटी टू पे, तीसरा डिज़ायर नीड फॉर अ कमोडिटी एंड चौथा क्वांटिटी सप्लाइड। अगर हम इकोनॉमिक्स में डिमांड की बात करें तो डिमांड के लिए हमारे पास सिर्फ डिज़ायर होना या फिर सिर्फ नीड होना सफिशिएंट नहीं होता है, हमारे पास डिज़ायर के साथ साथ एबिलिटी भी होना चाहिए। सो लेट्स चेक द आंसर। डिज़ायर के साथ एबिलिटी कहाँ पे है? ऑप्शन बी में डिज़ायर बैक्ड बाय एबिलिटी टू पे। यहाँ पे दोनों है, डिज़ायर भी है और एबिलिटी भी है कोई भी कमोडिटी को परचेज करने का, तो वो डिमांड कहलाएगा। Let's move to next question. लॉ ऑफ डिमांड shows relationship between. जो लॉ ऑफ डिमांड है उसमें किसके बीच में रिलेशनशिप बताता है लॉ ऑफ डिमांड? ऑप्शन देखो, ऑप्शन में है इनकम एंड डिमांड, प्राइस एंड सप्लाई, प्राइस एंड डिमांड, इनकम एंड सप्लाई। जब लॉ ऑफ डिमांड की बात करें तो लॉ ऑफ डिमांड दो चीज के बीच में रिलेशन बताता है, वो है हमारा प्राइस एंड डिमांड। और कैसा रिलेशन होता है? दोनों के बीच में इनवर्स रिलेशन होता है। कहने का मतलब जब प्राइस इंक्रीज होगा तो डिमांड डिक्रीज होगा, और जब प्राइस डिक्रीज होगा तो डिमांड इंक्रीज होगा। अदर थिंग रिमेनिंग कांस्टेंट। अदर थिंग रिमेनिंग कांस्टेंट कहने का मतलब जो इसके अलावा और भी फैक्टर्स जो होते हैं जो डिमांड के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, वो सब फैक्टर्स को हमें कांस्टेंट मान करके रखना होगा, तभी लॉ ऑफ डिमांड एप्लीकेबल होगा, अदरवाइज नहीं हो पाएगा। सो हियर द करेक्ट आंसर इज प्राइस एंड डिमांड। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंक्रीज इन इनकम ऑफ कंज्यूमर्स इन केस ऑफ नॉर्मल गुड्स कॉजेस। अगर किसी भी कंज्यूमर का इनकम बढ़ता है उस केस में पूछ रहा है कि नॉर्मल गुड्स पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, उसके डिमांड पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। अगर किसी भी कंज्यूमर का अगर इनकम बढ़ेगा, इनकम को हम इकोनॉमिक्स में वाई से डिनोट करते हैं, अगर इनकम बढ़ेगा तो नॉर्मल गुड्स का डिमांड जो डिमांड है वो इंक्रीज करेगा, और इंफीरियर गुड्स का डिमांड डिक्रीज होता है। तो नॉर्मल गुड्स का डिमांड जब इंक्रीज करेगा तो यहाँ पे पूछ रहा है कि ऑप्शन क्या होगा करेक्ट, तो उसमें राइटवर्ड शिफ्ट देखा जाएगा। राइटवर्ड शिफ्ट देखा जाएगा, एक्सटेंशन नहीं देखा जाएगा। एक्सटेंशन क्यों नहीं देखा जाएगा? क्योंकि एक्सटेंशन क्यों होता है? एक्सटेंशन प्राइस के चलते होता है, ना कि इनकम के चलते। सो इसलिए इसमें शिफ्ट होगा, ना कि एक्सटेंशन। ध्यान ये रखना है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। गिवन गुड्स वायलेट्स। गिवन गुड्स क्या होता है पहले तो ये बताइए। गिवन गुड्स क्या होता है? ये एक स्पेशल काइंड ऑफ इंफीरियर गुड्स है। स्पेशल काइंड ऑफ इंफीरियर गुड्स। स्पेशल काइंड ऑफ इंफीरियर गुड्स क्यों है? क्योंकि इसमें क्या होता है कि जब इसका प्राइस बढ़ता है तो इसका डिमांड भी बढ़ता है, और प्राइस घटता है तो डिमांड घटता है। तो लॉ ऑफ डिमांड हमारा क्या कहता है कि व्हेन जब प्राइस इंक्रीज करता है तो डिमांड घटता है, और जब प्राइस डिक्रीज करता है तो डिमांड बढ़ता है। मतलब लॉ ऑफ डिमांड में क्या है? इनवर्स रिलेशनशिप बताता है प्राइस और डिमांड के बीच में। बट ये जो गिवन गुड्स है इस केस में ऐसा
होता नहीं है। यहाँ पे प्राइस बढ़ने पे भी डिमांड इंक्रीज करता है। और ये जो कॉन्सेप्ट है वो दिया गया था सर रॉबर्ट गिफिन के द्वारा। तो इसमें लॉ ऑफ डिमांड वही है कि अप्लाई नहीं हो पाता है गिफिन गुड्स के केस में, तो लॉ ऑफ डिमांड हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज मेजर्ड व्हेन प्राइस चेंजेस बाय। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है उसमें चेंजेस होगा जब प्राइस में कितना परसेंट से चेंज होगा, ये पूछ रहा है। तो ऐसा कुछ फिक्स नहीं होता है कि प्राइस में इतना परसेंट का चेंज होगा तभी प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में चेंजेस होगा। वो कोई भी परसेंटेज से चेंज हो सकता है, ऐसा कुछ फिक्स नहीं है कि 1% से ही हो या फिर 10% से ही हो, वो कुछ भी परसेंटेज से हो सकता है। तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा हो जाएगा इसमें करेक्ट आंसर सी। एनी परसेंटेज, कोई फिक्स्ड परसेंटेज नहीं होता। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का अगर फॉर्मूला की बात करें तो वहां पे परसेंट PED इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस, ये फॉर्मूला होगा। डिमांड कर्व इज हॉरिजॉन्टल व्हेन, डिमांड जो कर्व है वो हॉरिजॉन्टल कब होता है? डिमांड कर्व इज हॉरिजॉन्टल व्हेन इलास्टिसिटी इज, इलास्टिसिटी कैसा रहेगा तब वो हॉरिजॉन्टल होगा। हॉरिजॉन्टल कहने का मतलब जो कर्व बनेगा वो कैसा बनेगा, ऐसा बनेगा। यहाँ पे हम लोग क्वांटिटी लेते हैं, इस पे लेते हैं प्राइस, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। इस केस में क्या देख रहे हैं कि क्वांटिटी में चेंजेस हो रहा है बट प्राइस में कोई भी चेंजेस नहीं हो रहा है। इट मीन्स इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या है यहाँ पे, इनफाइनाइट। प्राइस में कोई भी चेंजेस नहीं हो रहा है बट क्वांटिटी में काफ़ी ज़्यादा चेंजेस हो रहा है। इस केस में इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हो जाएगा इनफाइनाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, टोटल यूटिलिटीज मैक्सिमम, टोटल यूटिलिटीज मैक्सिमम व्हेन, कब होगा टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम? मार्जिनल यूटिलिटी के रेस्पेक्ट में हमको बताना है कि मार्जिनल यूटिलिटी का उस समय कैसा पोजीशन रहेगा जब टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम रहेगा। इसको समझने के लिए हम लोग एक ग्राफ बना लेते हैं जो कि काफ़ी इजी हो जाएगा आप लोग को समझने के लिए। ये TU का कर्व है, ये MU का कर्व है। इसमें 3 फेज देखेंगे। पहला है कि व्हेन TU इंक्रीजेस MU डिक्रीजेस बट रिमेन्स पॉजिटिव। व्हेन TU इज मैक्सिमम MU is 0 and when TU starts declining MU becomes negative।
तो ये तीनों चीज याद रखना है आपको, तीनों में से किसी से भी क्वेश्चन पूछ देता है। यहाँ पे जो क्वेश्चन आया है वो टीयू मैक्सिमम पे है, कि जब टीयू हमारा मैक्सिमम होगा, तो जब इस डायग्राम में साफ पता चल रहा है कि जब टीयू मैक्सिमम होगा तो हमारा मार्जिनल यूटिलिटी जो होगा वो 0 होगा। तो लेट्स चेक द आंसर। पहला ही ऑप्शन है मार्जिनल यूटिलिटी इज 0। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम ऑकर्स व्हेन। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कब होता है? कंज्यूमर इक्विलिब्रियम हम लोग पढ़ लिए हैं दो कमोडिटी केस में और सिंगल कमोडिटी केस में। अगर बात किया जाए सिंगल कमोडिटी केस में तो वहां पे व्हेन MUX इज इक्वल टू PX, जब MUX बराबर हो जाएगा PX के, उस केस में कंज्यूमर विल बी इन द इक्विलिब्रियम। ये है सिंगल कमोडिटी केस। डबल कमोडिटी केस में हम लोग क्या पढ़े हैं? व्हेन MUX डिवाइडेड बाई PX इज इक्वल टू MUY डिवाइडेड बाई PY। तो ये दो केस है हमारा, फर्स्ट एंड सेकंड कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का। इस क्वेश्चन में देखते हैं कैसा क्वेश्चन पूछा है। MU इज मैक्सिमम, TU इज मैक्सिमम, MU इज इक्वल टू प्राइस, MU इज 0। MU इज इक्वल टू प्राइस, ये हो जाएगा हमारा सही आंसर। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सिंगल कमोडिटी के बारे में पूछ रहा है। तो आपको ध्यान में ये भी रखना है कि डबल कमोडिटी केस में जब पूछे तो MUX बाई PX इज इक्वल टू MUY बाई PY जब हो जाएगा तो वो इक्विलिब्रियम पे हो जाएगा कंज्यूमर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी रिलेट्स टू। जो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी है, जिसको हम लोग शॉर्ट में बोलते हैं DMU, ये किस चीज से रिलेटेड है? प्रोडक्शन, कंजम्पशन, सप्लाई, कॉस्ट। ये हमारा कंजम्पशन से रिलेटेड है। कंजम्पशन से कैसे रिलेटेड है? जैसे हम लोग कंजम्पशन करते हैं तो उससे हमको क्या मिलता है? उससे हमको मिलता है यूटिलिटी, जिसको कि हम लोग सेटिस्फैक्शन में बोलते हैं। आप कंजम्पशन करोगे तो वो उससे यूटिलिटी मिलेगा। तो इसी कंजम्पशन से रिलेटेड ये एक लॉ है जिसको बोलते हैं लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। इस केस में क्या होता है कि जब एक कंज्यूमर कॉन्टिन्यूसली किसी भी कमोडिटीज का कंजम्पशन करता है तो ईच नेक्स्ट कंजम्पशन से उसका जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो डिक्रीज होने लगता है। जैसे जैसे वो कंजम्पशन को बढ़ाएगा उसका मार्जिनल यूटिलिटी डिक्रीज होने लगता है। तो यही बताता है लॉ ऑफ DMU, जो कि रिलेटेड है हमारा कंजम्पशन से। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सप्लाई कर्व स्लोप्स अपवर्ड ड्यू टू। जो सप्लाई का कर्व होता है वो कैसा कर्व होता है? डिमांड का कर्व, सप्लाई का कर्व सब हम लोग पढ़ चुके हैं। अब यहाँ पे सप्लाई का कर्व के बारे में लिखते हैं। सप्लाई का कर्व होता है अपवर्ड स्लोपिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। अब ये अपवर्ड स्लोपिंग होता क्यों है, इसके पीछे रीजन पूछ रहा है यहाँ पे। तो ऑप्शन है हमारे पास लॉ ऑफ डिमांड, लॉ ऑफ इंक्रीजिंग कॉस्ट, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग यूटिलिटी और कंज्यूमर बिहेवियर। तो ये सब दोनों तो कंज्यूमर से रिलेटेड हो गया, डिमिनिशिंग यूटिलिटी का कॉन्सेप्ट और कंज्यूमर बिहेवियर। लॉ ऑफ डिमांड भी वही कंज्यूमर से रिलेटेड हो गया। यहाँ पे है लॉ ऑफ इंक्रीजिंग कॉस्ट, यही हो जाएगा हमारा सही आंसर। अब क्यों होगा? क्योंकि जैसे जैसे हम लोग अपना सप्लाई बढ़ाएंगे तो हमारा जो एक प्रोड्यूसर है उसका कॉस्ट भी बढ़ते जाएगा। तो इसी के कारण इसका जो कर्व बनता है वो अपवर्ड स्लोपिंग बनता है। और अगर हम रिलेशनशिप देखें, जैसे उसमें लॉ ऑफ डिमांड देखे थे, यहाँ लॉ ऑफ सप्लाई है। लॉ ऑफ सप्लाई में क्या होता है? प्राइस और सप्लाई के बीच में रिलेशन होता है। इस केस में क्या देखते हैं कि जब प्राइस इंक्रीज करता है सप्लाई भी इंक्रीज करता है, जब प्राइस डिक्रीज करता है तो सप्लाई भी डिक्रीज करता है। ऐसा क्यों होता है? यहाँ पे डायरेक्ट रिलेशन है। जब कभी कभी पूछ देता है कि कैसा रिलेशन होता है तो आप बताओगे डायरेक्ट रिलेशन होगा प्राइस और सप्लाई के बीच में। क्यों? क्योंकि जैसे प्राइस बढ़ा तो एक जो प्रोड्यूसर है उसका जो प्रॉफिट मार्जिन है वो भी बढ़ जाएगा, क्योंकि वो पहले किसी भी कमोडिटी को मान लो 5 रुपए में बेच रहा था, अब उसको 7 रुपए में बेच रहा है। तो पहले जो प्रॉफिट बनता था उसका प्रॉफिट पहले से ज़्यादा हो जाएगा, 2 रुपया हर एक प्रोडक्ट पे बढ़ जाएगा। तो उस केस में वो चाहेगा कि हम अपने सप्लाई को और इंक्रीज कर दें। तो इसीलिए जब प्राइस इंक्रीज होता है तो प्रॉफिट बढ़ जाता है उन लोग सप्लायर का, तो उस केस में वो सप्लाई को
बढ़ा देता है। तो ये है प्राइस और सप्लाई के बीच में रिलेशनशिप। और यहाँ इस क्वेश्चन में सप्लाई कर्व के बारे में पूछ रहा है कि अपवर्ड स्लोपिंग क्यों होता है, क्योंकि उसका जो इन कॉस्ट है वो इंक्रीज करता है जैसे जैसे वो अपना सप्लाई को बढ़ाता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, विच डज नॉट अफेक्ट सप्लाई। सप्लाई को कौन अफेक्ट नहीं करता है? पहला है टेक्नोलॉजी, दूसरा है इनपुट प्राइसेस, तीसरा है कंज्यूमर इनकम, चौथा है गवर्नमेंट पॉलिसी। टेक्नोलॉजी है वो सप्लाई को इम्पैक्ट करेगा। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी जैसे एडवांस होंगे तो सप्लाई भी हमारा इंक्रीज होता है काफ़ी, क्योंकि इफिशियंट हो जाता है एडवांस टेक्नोलॉजी से प्रोड्यूस करना। इनपुट प्राइसेस मतलब जो रॉ मटेरियल्स आप यूज़ कर रहे हो उसका प्राइस भी मैटर करता है सप्लाई पे। अगर उसका प्राइस बढ़ेगा तो लोग सप्लाई करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम्स फेस करने लगते हैं। तीसरा है कंज्यूमर इनकम। कंज्यूमर का इनकम सप्लाई पे कोई भी इम्पैक्ट नहीं करता है, ये अफेक्ट नहीं करेगा सप्लाई को। गवर्नमेंट की पॉलिसीज इम्पैक्ट करेंगी, उससे इम्पैक्ट पड़ेगा सप्लाई को। अगर फेवरेबल पॉलिसीज है तो सप्लाई बढ़ेगा, अनफेवरेबल है तो सप्लाई घट जाएगा। तो कंज्यूमर इनकम हो जाएगा इसका आंसर। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। मार्केट सप्लाई कर्व इज ऑब्टेन्ड बाय। मार्केट सप्लाई कर्व कैसे निकलता है? जैसे हम लोग यहाँ पे देखेंगे फर्म ए, फर्म बी, फर्म सी, ऐसे करके हम लोग सप्लाई का बनाते हैं। टेबल जो बनता है ऐसे ही बनता है। और इसमें यहाँ पे टोटल मार्केट का निकलता है, या तो सप्लाई हो या फिर डिमांड हो। ऐसे करके हम लोग निकालेंगे ए बी सी करके। ये अलग अलग प्रोड्यूसर है, ए बी और सी तीन अलग अलग प्रोड्यूसर है। जब हमको मार्केट सप्लाई निकालना होगा तो तीनों को ऐड करना होगा, ए को, बी को और सी को, तब हमारा निकलेगा। तो ऐड कैसे करेंगे हम लोग? वर्टिकल करेंगे, हॉरिजॉन्टल करेंगे, एवरेज मेथड, वेटेड मेथड। इस केस में हम लोग हॉरिजॉन्टल ऐड करते हैं, ए बी और सी। तो यहाँ फाइनल टोटल हमारा निकलेगा, इसको इसको और इसको ऐड करके फाइनल यहाँ पे मार्केट सप्लाई निकलेगा। हॉरिजॉन्टल समेशन होता है, ना कि वर्टिकल। वर्टिकल नहीं होगा, हॉरिजॉन्टल होगा, ऐसे होगा। तो ये उसके बाद मार्केट सप्लाई कर्व बना सकते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ब्रेक इवन पॉइंट इज वेयर। ब्रेक इवन पॉइंट किसको बोलते हैं? ब्रेक इवन पॉइंट पे जब देखेंगे हम लोग बात करेंगे तो वहां पे क्या होता है, टी आर इज इक्वल टू टी सी हो जाएगा। टी आर इज इक्वल टू टी सी। टी आर इज इक्वल टू टी सी कहने का मतलब जब जो टोटल रेवेन्यू है वो टोटल कॉस्ट के बराबर हो जाता है, इसको बोलते हैं ब्रेक इवन पॉइंट। यहाँ पे नो प्रॉफिट एंड नो लॉस। ना ही प्रॉफिट होता है ना ही लॉस होता है, उसी पॉइंट को हम लोग बोलेंगे ब्रेक इवन पॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, परफेक्ट कंपटीशन इज कैरेक्टराइज्ड बाय। परफेक्ट कंपटीशन मार्केट के बारे में पूछ रहा है, उसके फीचर्स के बारे में कि परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में कैसा फीचर्स क्या होता है उसमें। पहला है सिंगल सेलर। सिंगल सेलर तो होता नहीं है, ये होगा हमारा मोनोपोली मार्केट। फ्यू सेलर्स हो जाएगा ओलिगोपोली मार्केट में। मेनी बायर्स एंड मेनी सेलर्स। मेनी बायर्स एंड मेनी सेलर्स हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। जो परफेक्ट कंपटीशन मार्केट है वहां पे लार्ज नंबर ऑफ बायर्स और लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स होता है, सबके पास परफेक्ट नॉलेज होता है मार्केट का। और फोर्थ ऑप्शन है प्राइस मेकर, तो ये तो होगा नहीं, प्राइस मेकर नहीं होता है, क्योंकि परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में जो प्राइस डिटरमाइन होता है वो मार्केट फोर्सेस के अकॉर्डिंग होता है। मार्केट फोर्सेस कहने का मतलब डिमांड एंड सप्लाई। जहां पे डिमांड एंड सप्लाई दोनों मीट करता है उसी जगह पे मार्केट का प्राइस डिटरमाइन होता है। सो इसका आंसर हो जाएगा मेनी बायर्स एंड सेलर्स। उसके बाद हो गया मोनोपोली मार्केट इज अ। मोनोपोली मार्केट क्या होता है? पहला प्राइस टेकर, प्राइस मेकर, उसके बाद रेगुलेटेड मार्केट, कॉम्पिटिटिव मार्केट। मोनोपोली मार्केट जो है वहां पे जो सेलर होता है वो सिंगल सेलर होता है।
सो जो सेलर सिंगल है और बायर्स लार्ज नंबर ऑफ बायर्स हैं, तो इस केस में क्या देखेंगे कि वो प्राइस मेकर हो जाएगा, ना ही टेकर। वो जिस हिसाब से प्राइस रखेगा कंज्यूमर को उसी हिसाब से लेना पड़ेगा। ऐसा कोई नहीं है कि यहाँ पे डिमांड और सप्लाई मीट करेगा तो प्राइस डिटरमाइन होगा, क्योंकि उसके अलावा कोई मार्केट में सेल उस कमोडिटी को नहीं कर रहा है, कोई क्लोज सब्स्टिट्यूट मार्केट में अवेलेबल नहीं है। सो वो जो प्राइस रखेगा वही प्राइस लोगों को उसी प्राइस पे खरीदना होगा, तो इसलिए हो जाएगा मोनोपोली मार्केट प्राइस मेकर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैक्रो इकोनॉमिक्स स्टडीज। मैक्रो इकोनॉमिक्स स्टडीज या फिर माइक्रो इकोनॉमिक्स स्टडीज से करके एमसीक्यू क्वेश्चंस बन जाते हैं, तो हम लोग को इसको थोड़ा सा ब्रीफ में समझ लेना है। जो वर्ड माइक्रो है, माइक्रो में हम लोग पढ़ेंगे इंडिविजुअल्स के बारे में और मैक्रो में पढ़ेंगे एग्रीगेट। तो जहां भी इंडिविजुअल्स दिखे वहां पे माइक्रो आंसर हो जाएगा और जहां एग्रीगेट दिखे वो मैक्रो हो जाएगा। तो ऑप्शन चेक कर लेते हैं। पहला ऑप्शन है हमारा इंडिविजुअल यूनिट्स। इंडिविजुअल बात कर रहा है, इट मीन्स कि ये माइक्रो का पार्ट हो गया। सिंगल फर्म, तो ये भी माइक्रो हो गया। सिंगल मतलब वही इंडिविजुअल, सिंगल फर्म। एग्रीगेट इकोनॉमी, यहाँ एग्रीगेट वर्ड क्या है, एग्रीगेट। एग्रीगेट मतलब पूरे इकोनॉमी को जोड़ करके पढ़ रहा है, तो वो कहलाएगा हमारा मैक्रो इकोनॉमिक्स। फिर अगेन इंडिविजुअल कंज्यूमर, तो ये भी हमारा ऑप्शन गलत हो जाएगा। इंडिविजुअल वर्ड या फिर सिंगल वर्ड जहां भी आए तो वहां पे हम लोग माइक्रो इकोनॉमिक्स आंसर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीडीपी एट मार्केट प्राइस। जीडीपी एट मार्केट प्राइस इंक्लूड्स, इसमें क्या क्या इंक्लूडेड होता है उसके बारे में पूछ रहा है। क्या इंक्लूडेड होगा, सब्सिडीज, डेप्रिसिएशन, इनडायरेक्ट टैक्स, ट्रांसफर पेमेंट्स। इसका आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एमपी। जीडीपी एमपी है, इट मीन्स मार्केट प्राइस है, तो इसमें क्या ऐड होगा, इनडायरेक्ट टैक्सेस। इनडायरेक्ट टैक्सेस इसमें इंक्लूड होंगे। कैसे, एमपी मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट। इसके लिए क्या हम लोग यूज करते हैं, मार्केट प्राइस फैक्टर कॉस्ट में यूज होता है इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स आता है, इसको नेट इनडायरेक्ट टैक्स बोले तो ज्यादा सही होगा। नेट इनडायरेक्ट टैक्स एनआईटी का होता है। इन दोनों के बीच में अगर चेंज करना हो तो मार्केट प्राइस को फैक्टर कॉस्ट में या फिर फैक्टर कॉस्ट को मार्केट प्राइस में। अगर बात करें फैक्टर कॉस्ट, इसमें इनडायरेक्ट टैक्स इंक्लूडेड नहीं होता है। मार्केट प्राइस जो बनता है किसी भी कमोडिटीज का, उसमें नेट इनडायरेक्ट टैक्स को इंक्लूड करते हैं। तो यहाँ जीडीपी जब बात कर रहा है एमपी, इट मीन्स कि इसमें इनडायरेक्ट टैक्स इंक्लूडेड है। एनआईटी, एनआईटी का फॉर्मूला, एनआईटी का फॉर्मूला अगर देखा जाए तो आईटी माइनस सब्सिडीज। आईटी माइनस सब्सिडीज, इट मीन्स कि सब्सिडीज क्या होता है, इंक्लूडेड होता है। यहाँ पे सब्सिडीज ऑप्शन में है, ये इंक्लूडेड रहेगा। इनडायरेक्ट टैक्स में इनडायरेक्ट टैक्स इंक्लूड, सॉरी, सब्सिडीज जो है वो एक्सक्लूडेड रहेगा, इनडायरेक्ट टैक्स इंक्लूडेड रहता है। सो जीडीपी एमपी का हो गया आंसर ये, इनडायरेक्ट टैक्स इंक्लूड रहेगा। विच इज अ फ्लो वेरिएबल। फ्लो वेरिएबल कौन सा है, फ्लो और स्टॉक दो कॉन्सेप्ट है। फ्लो और स्टॉक। फ्लो वाले में क्या है, फ्लो है पीरियड ऑफ टाइम, स्टॉक कॉन्सेप्ट में पॉइंट ऑफ टाइम, पॉइंट ऑफ टाइम। तो इसमें पूछ रहा है फ्लो वेरिएबल क्या है, वेल्थ, कैपिटल, नेशनल इनकम या पॉपुलेशन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा नेशनल इनकम। जो नेशनल इनकम हम लोग निकालते हैं वो एक पीरियड ऑफ टाइम में निकालते हैं। बाकी जितना भी चीज़ है, वेल्थ हो या फिर कैपिटल हो या पॉपुलेशन हो, ये किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे हम लोग बताते हैं। बट नेशनल इनकम किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे नहीं बताएंगे, वो
पीरियड फाइनेंशियल ईयर बताते हैं कि 2024-25 में क्या नेशनल इनकम रहा है हमारा, तो वो हो जाएगा हमारा फ्लो वेरिएबल। नेशनल इनकम इज मेजर्ड एट, नेशनल इनकम को कैसे मेजर करते हैं, किस पे मेजर होता है, मार्केट प्राइस पे या फिर कॉस्ट प्राइस पे, फैक्टर कॉस्ट पे या फिर सेलिंग प्राइस पे। नेशनल इनकम को शॉर्ट में हम लोग बोलते हैं NNPFC, मतलब नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। फैक्टर कॉस्ट यहाँ पे लगा हुआ है, इट मीन्स कि आंसर हो जाएगा हमारा फैक्टर कॉस्ट FC, ना कि MP। हम जब भी नेशनल इनकम निकालेंगे तो वो फैक्टर कॉस्ट पे निकलता है, ना कि मार्केट प्राइस पे। सो आंसर हो जाएगा हमारा फैक्टर कॉस्ट। विच इज एक्सक्लूडेड फ्रॉम नेशनल इनकम, नेशनल इनकम से क्या एक्सक्लूड किया जाता है, रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट, ट्रांसफर पेमेंट। रेंट इंक्लूडेड रहता है, वेजेस इंक्लूडेड रहेगा, इंटरेस्ट भी इंक्लूड रहेगा, एक्सक्लूडेड रहेगा ट्रांसफर पेमेंट। पेमेंट जैसे दो टाइप से होता है, एक हो गया फैक्टर पेमेंट और दूसरा ट्रांसफर पेमेंट। फैक्टर पेमेंट्स जितने भी हों, फैक्टर पेमेंट्स में वही आ गया रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट, सैलरी, सारे चीज जितने भी फैक्टर्स पेमेंट है वो सबको हम लोग नेशनल इनकम में इंक्लूड करेंगे। ट्रांसफर पेमेंट्स में आएगा सब्सिडीज, स्कॉलरशिप, सब्सिडीज, स्कॉलरशिप, ये सब चीज़ें, ये क्या है, ट्रांसफर पेमेंट है। जैसे मैया सामान योजना हमारे झारखंड में चल रहा है, ये सब ट्रांसफर पेमेंट है। ट्रांसफर पेमेंट को नेशनल इनकम में हम लोग इंक्लूड नहीं करते हैं। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि ट्रांसफर पेमेंट से कुछ, ट्रांसफर पेमेंट इस पर्पज के लिए नहीं मिल रहा है कि जिससे कोई मतलब प्रोडक्टिव एक्टिविटीज़ हो रहा है, वो बस ऐसे ही दिया जा रहा है एक हेल्प प्रोवाइड करने के लिए। तो जो प्रोडक्टिव एक्टिविटीज़ जो कर रहे हैं उसको हम लोग इंक्लूड करेंगे। जो प्रोडक्टिव एक्टिविटीज़ बिना किए मिल रहा है वो हमारा ट्रांसफर पेमेंट हो जाएगा, और ट्रांसफर पेमेंट को इंक्लूड नहीं करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम सोज। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम जो होता है वो क्या शो करता है, प्रोडक्शन प्रोसेस, प्राइस मैकेनिज्म, फ्लो ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर, कैपिटल फॉर्मेशन। यहाँ इसका आंसर हो जाएगा फ्लो ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर। जो सर्कुलर फ्लो बनता है, हाउस होल्ड, फर्म्स, गवर्नमेंट सेक्टर, एक्सटर्नल सेक्टर, ये सब जो सर्कुलर फ्लो बनता है, इसमें किस चीज़ का फ्लो दिखाया जाता है, या तो इनकम और एक्सपेंडिचर का। एक जो किसी का इनकम है वो किसी का एक्सपेंडिचर होता है, यही सब सर्कुलर फ्लो में हम लोग दिखाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉमर्शियल बैंक्स क्रिएट क्रेडिट ऑन द बेसिस ऑफ। कॉमर्शियल बैंक्स जो है वो क्रेडिट क्रिएट करता है किस बेसिस पे, पहला ऑप्शन है कैश रिजर्व्स, प्राइमरी, दूसरा प्राइमरी डिपॉजिट, तीसरा फिक्स्ड डिपॉजिट्स, चौथा गोल्ड रिजर्व्स। कॉमर्शियल बैंक जो क्रेडिट क्रिएशन करता है वो हमारा प्राइमरी डिपॉजिट पे करता है, कि कॉमर्शियल बैंक्स के पास प्राइमरी डिपॉजिट कितना आया है उसी के बेसिस पे वो क्रेडिट क्रिएट करता है। क्रेडिट कहने का मतलब कि लोन प्रोवाइड करता है। जैसे 1000 रुपीज़ आया तो उसमें कुछ उसको अपने पास और सेंट्रल बैंक के पास कुछ रिजर्व रखना पड़ता है, और वो रिजर्व रखने के बाद जो पैसा बचता है वो दूसरे पर्सन को वो लोन दे सकता है। तो वो डिपेंड करेगा प्राइमरी डिपॉजिट पे। जितना ज़्यादा प्राइमरी डिपॉजिट होगा किसी बैंक में उसी उतना ही उसका लोन देने का कैपेसिटी ज़्यादा होगा। विच इज़ नॉट अ फंक्शन ऑफ मनी। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि हमारे
लॉन्ग आंसर टाइप में भी क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है। फंक्शंस ऑफ मनी, फंक्शंस ऑफ मनी हम लोग पढ़े हैं, 4 फंक्शंस होता है, मेजर ऑफ वैल्यू, मीडियम ऑफ एक्सचेंज, स्टोर ऑफ वैल्यू और स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट। यहाँ पे पूछ रहा है कि कौन फंक्शन ऑफ मनी नहीं है। पहला ऑप्शन है मीडियम ऑफ एक्सचेंज, ये हमारा फंक्शन ऑफ मनी होता है। दूसरा स्टोर ऑफ वैल्यू, वैल्यू को स्टोर करने के लिए मनी का यूज़ किया जाता है, ये भी हमारा सही है, मतलब फंक्शन ऑफ मनी है। तीसरा है मेजर ऑफ वैल्यू, वैल्यू को मेजर करने के लिए भी यूज़ किया जाता है मनी को। लास्ट है प्रोड्यूसर ऑफ गुड्स, ये हमारा हो जाएगा आंसर। क्यों? क्योंकि ये हमारा फंक्शन ऑफ मनी नहीं है, बाकी सारे फंक्शंस हैं मनी के। रेपो रेट इज फिक्स्ड बाई, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, बैंक रेट, ये सब जो भी है ये सब किस लिए यूज किया जाता है? इकोनॉमी में जो भी फ्लक्चुएशंस आते हैं उसको कंट्रोल करने के लिए। अब इसको फिक्स कौन करता है? तो फिक्स करने के लिए हमारे लिए एक बॉडी बनाई गई है जिसका नाम है RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और ये सब जितना रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, CRR, SLR, ये सब जितना भी आएगा ये सब कौन सा पॉलिसी के अंदर आएगा? मॉनेटरी पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी। क्वांटिटेटिव मेजर्स टू कंट्रोल इकोनॉमिक फ्लक्चुएशंस, ये RBI कंट्रोल करता है। और जो गवर्नमेंट है वो क्वालिटेटिव मेजर्स फॉलो करती है, जिसमें कि जिसको फिजिकल पॉलिसीज भी हम लोग बोलते हैं। फिजिकल पॉलिसीज वाला जो भी रहेगा वो गवर्नमेंट के अंदर रहेगा और मॉनेटरी पॉलिसी RBI के अंदर। सो रेपो रेट वहां पे हो जाएगा। फिजिकल डेफिसिट मींस, फिजिकल डेफिसिट, डेफिसिट मतलब किसी भी चीज का कमी। और फिजिकल डेफिसिट की बात कर रहा है, इट मींस कि ये गवर्नमेंट का फाइनेंशियल हेल्थ के बारे में बता रहा है। फाइनेंशियल हेल्थ में कमी कब होगा? ऑप्शन देख लेते हैं। रेवेन्यू माइनस एक्सपेंडिचर, कैपिटल रिसीट्स माइनस रेवेन्यू रिसीट्स, टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसीट्स, ये हो जाएगा आंसर। टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसीट्स, जितना गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कर रहा है और जितना वो रिसीव कर रहा है, इसको हम लोग माइनस कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। फिजिकल डेफिसिट का पता चल जाएगा कि कितना माइनस में है, डेफिसिट में कितना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच बजट शोज गवर्नमेंट इनकम एंड एक्सपेंडिचर? गवर्नमेंट का इनकम और एक्सपेंडिचर कौन सा बजट बताता है? कैपिटल बजट बताएगा या ट्रेड बजट या रेवेन्यू बजट या बैलेंस्ड बजट? जो गवर्नमेंट का इनकम और एक्सपेंडिचर बताता है वो हमारा हो गया रेवेन्यू बजट। रेवेन्यू बजट में हम लोग देखते हैं गवर्नमेंट का इनकम और एक्सपेंडिचर। विच इज अ डायरेक्ट टैक्स? डायरेक्ट टैक्स कौन सा है? डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स, दो टाइप से टैक्स को हम लोग क्लासिफाई करते हैं। डायरेक्ट टैक्स ऐसा टैक्स होता है जिसका कि आप बर्डन दूसरे के ऊपर ट्रांसफर नहीं कर पाओगे, वो कहलाएगा डायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है? जिसका बर्डन दूसरे के ऊपर ट्रांसफर किया जा सकता है। तो यहाँ क्वेश्चन है विच इज अ डायरेक्ट टैक्स? GST, एक्साइज ड्यूटी, सेल्स टैक्स, इनकम टैक्स। जो इनकम टैक्स होता है वो हमारा डायरेक्ट टैक्स होता है। क्यों? क्योंकि इसका बर्डन हम लोग दूसरे के ऊपर ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं, जिसके ऊपर लगाया गया है वो वही पे करता है इसको। बाकी ये सब जितना भी तीनों है, GST, एक्साइज ड्यूटी, सेल्स टैक्स, ये क्या है? ये इनडायरेक्ट टैक्स का है एग्जाम्पल। इसका बर्डन आगे दूसरे ऊपर मतलब ट्रांसफर किया जा सकता है। जो प्रोड्यूसर है वो दूसरे को, कंज्यूमर के ऊपर ट्रांसफर कर देता है बर्डन को, तो इसका इनकम टैक्स हो जाएगा डायरेक्ट टैक्स का एग्जाम्पल। बैलेंस ऑफ ट्रेड, बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या रिकॉर्ड करता है? कैपिटल ट्रांजेक्शन्स को, विजिबल आइटम्स ओनली, इनविजिबल आइटम्स ओनली, कैपिटल एंड करेंट अकाउंट। बैलेंस ऑफ ट्रेड का जब बात करें तो यहाँ पे सिर्फ विजिबल आइटम्स को हम लोग रिकॉर्ड करते हैं। विजिबल आइटम्स मतलब जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट जो हो रहा है गुड्स का, उसको सिर्फ हम लोग रिकॉर्ड करेंगे बैलेंस ऑफ ट्रेड में, तो विजिबल आइटम्स हो जाएगा। इनविजिबल को हम लोग बैलेंस ऑफ ट्रेड में इंक्लूड नहीं करते हैं। 29 क्वेश्चन, इन्फ्लेशन मींस, इन्फ्लेशन क्या है? एक इकोनॉमिक फ्लक्चुएशन है।
इकोनॉमिक फ्लक्चुएशन कैसा, इस केस में हम लोग देखते हैं इन्फ्लेशन के केस में कि कॉन्टिन्यूसली जो मार्केट में सारे कमोडिटीज का प्राइस है वो इंक्रीज हो रहा होता है। इंक्रीज क्यों होता है, क्योंकि मार्केट में जो मनी सप्लाई है, मनी सप्लाई वो बढ़ जाता है। मनी सप्लाई बढ़ने के कारण सारे कमोडिटीज का जो प्राइस है वो इंक्रीज कर रहा होता है। तो ऑप्शन हम लोग चेक कर लेते हैं क्या कह रहा है। फॉल इन प्राइस लेवल, प्राइस लेवल घटता नहीं है। राइज इन जनरल प्राइस लेवल, स्टेबिलिटी इन प्राइस है। डिफ्लेशन, राइज इन जनरल प्राइस लेवल, जनरल प्राइस लेवल मतलब सारे कमोडिटीज का प्राइस जब कॉन्टिन्यूसली मार्केट में इंक्रीज करेगा वो इन्फ्लेशन का सिचुएशन है। यहाँ तो डिफ्लेशन दिया हुआ है फोर्थ ऑप्शन। डिफ्लेशन इसका जस्ट अपोजिट होता है, जब मार्केट में मनी सप्लाई कम हो जाता है तो सारे कमोडिटीज का प्राइस घटने लगता है, उस केस में डिफ्लेशन बोलते हैं। और ये मनी सप्लाई बढ़ने के पीछे रीजन क्या है, गवर्नमेंट का वही जो मॉनेटरी पॉलिसी, जो रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, ये सब जो देखें उसी के चलते मार्केट में मनी सप्लाई बढ़ता है। अगर लोन्स सस्ते हो जाएंगे तो लोग ज़्यादा लोन लेंगे इजीली, क्योंकि उनको इंटरेस्ट ज़्यादा नहीं पे करना पड़ेगा। उस केस में मार्केट में मनी सप्लाई बढ़ जाएगा, और जब मनी सप्लाई बढ़ेगा तो लोग मार्केट पहुंचेंगे, मार्केट से कमोडिटीज का डिमांड करेंगे। जब डिमांड करेंगे तो डिमांड ज़्यादा हो जाएगा और सप्लाई कम हो जाएगा। उस केस में जो कमोडिटीज का प्राइस है वो इंक्रीज होना स्टार्ट कर देगा। नाउ द लास्ट क्वेश्चन इज इन्फ्लेशन इज कंट्रोल्ड बाय, आखिर जो इन्फ्लेशन है उसको कंट्रोल कैसे कर सकते हैं। इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए हमको मॉनेटरी पॉलिसी, फिजिकल पॉलिसी के थ्रू, गवर्नमेंट जो है वो फिजिकल पॉलिसी और जो आरबीआई है वो मॉनेटरी पॉलिसी के थ्रू कंट्रोल करती है। इसमें ऑप्शन देख लेते हैं क्या क्या कह रहा है। डिफेंस डेफिसिट फाइनेंसिंग, दूसरा इंक्रीज इन मनी सप्लाई, तीसरा है क्रेडिट कंट्रोल पॉलिसी, एंड फोर्थ ऑप्शन इज इंक्रीज इन सप्लाई। क्रेडिट कंट्रोल पॉलिसी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि अभी जस्ट बताया लोन वाला, इससे जैसे पहले वाला क्वेश्चन में क्या बताएं कि इन्फ्लेशन का सिचुएशन कब बताया, जब मार्केट में मनी सप्लाई बढ़ जाता है। और मनी सप्लाई बढ़ेगा क्यों, क्योंकि जो क्रेडिट है, जो लोन है वो सस्ता हो जाएगा। तो लोन सस्ता होने पर लोग ज़्यादा लोन लेंगे और फिर मार्केट का डिमांड बढ़ेगा, डिमांड बढ़ने के कारण प्राइस बढ़ता है। तो उसको कंट्रोल करने के लिए क्या करना होगा कि लोन को महंगा करना होगा, इंटरेस्ट रेट को बढ़ा देना होगा। ज़्यादा इंटरेस्ट रेट अगर जो बैंक्स है वो चार्ज करेगी तो लोग डीमोटिवेट होंगे लोन्स लेने के लिए। लोन्स कम लेंगे तो मार्केट में मनी सप्लाई कम हो जाएगा। मनी सप्लाई कम होने के कारण डिमांड कम होगा, और जब डिमांड कम होगा तो प्राइस ऑटोमेटिकली धीरे धीरे कम हो जाएगा। तो ये होता है हमारा इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने का तरीका। तो ये हम लोग 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस कर लिए हैं। अगर ये वीडियो आपको अगर हेल्पफुल लगा हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, सो डैट कि मैं आगे और मोटिवेट हूँ और आपके लिए और नए नए मतलब इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का क्वेश्चन बैंक लाइक क्वेश्चन सीरीज लेते आऊँ। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।